हेलो दोस्तों, मैं सब टीचर से आपकी यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग शुरू करें आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो 7 अगस्त 2025 में एग्जाम हुआ था और शिफ्ट पहला का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 11 है। तो 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं। देखिए दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक, अब बराबर क्या दिया 11। देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में 1 रहता है। ठीक, अब क्या करिए 13 गुणा करिए, 1 का गुणा ऊपर करिए 11 गुणा नीचे करिए। तो 1 का गुणा ऊपर करें तो वही चीज आ जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 11 गुणा साइन थीटा करेंगे तो 11 साइन थीटा माइनस तो माइनस आएगा 11 चौको 44 हो जाएगा, 44 कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा दिया तो कॉस थीटा लिख लेंगे। अब ये देखिए माइनस का 44 कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस का 44 कॉस थीटा हो जाएगा बराबर में 11 साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा प्लस का है, बराबर साइन थीटा रहेगा तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा और 44 कॉस थीटा 45 कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घट जाएगा तो बचेगा 10 साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा लिखिए। देखिए ये 10 गुणे साइन थीटा है तो साइन थीटा किस में गुणा में, बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग में हो जाएगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये सामने 10 है तो 10 लिखेंगे। अब देखिए ये 45 गुणे कॉस थीटा तो 45 किस में गुणा में है तो बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना के 10, 5 नवा 45 तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2/9। तो देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा को बस पलट दीजिए, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा बराबर में देखिए साइन थीटा का मान कितना है 9 तो ऊपर लिखेंगे 9 और कॉस थीटा का मान है 2 तो बटे 2 तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान 9/2। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का देखिए एक सूत्र होता है, एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, जहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर कितना दिया है 9/2, 9/2 दिया है। हम लोग टेन थीटा में मतलब कि चेंज कर लिए। अब देखिए क्या आपसे पूछा है 13 साइन स्क्वायर थीटा, 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग किस में चेंज किए थे टेन थीटा में ना। तो देखिए आप इसमें क्या करिए सभी पदों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे तो वो टेन में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं 13 गुणे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा किससे भाग देना है कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए। ठीक, प्लस 3 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा है तो किससे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से तो यहाँ पर भी देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग। फिर क्या दिया है माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर 3 दिया है 3 में किससे भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, बटन क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सब में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग तो इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा एक बार में। ठीक, तो सबके बटे में 1 रहता है तो 1 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए 13 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे 13 गुणे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुणे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1 तो 3 गुणे 1 हो जाएगा माइनस हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। देखिए अभी भी 3 है कम 3 है और बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा था 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है 13 गुणे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 है कम 3 हो जाएगा माइनस 3
गुणे, अब देखिए 1/cos² थीटा है ना, 1/cos² थीटा को देखिए सूत्र होता है 1/cos² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec²थीटा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/cos² थीटा को लिखेंगे sec²थीटा। ठीक, अब देखिए, नहीं तो यहाँ पे आप गुणे में ही कर लीजिए, गुणे में sec²थीटा, बस चाहे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए चाहे गुणा का निशान लगे, तभी बात एक ही रहता है। तो फिर लिखेंगे 13 गुणे tan² थीटा प्लस 3 माइनस 3 गुणे, अब देखिए sec²थीटा का एक सूत्र होता है, आप लोग को याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sec²थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan²थीटा। ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए तभी ये सवाल लगेगा। ठीक, तो देखिए sec²थीटा है तो हम लोग उसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का tan²थीटा। तो मैं गुणे का निशान मिटा के ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 प्लस का tan²थीटा। ठीक, अब देखिए 13 गुणे tan²थीटा प्लस 3, अब देखिए ये -3 है ना, इसमें जाकर गुणा कर देगा तो माइनस, और ये किस में प्लस में, तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, फिर ये माइनस है ये प्लस है, माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आएगा, 3 का गुणा tan² मतलब 3 tan² थीटा हो जाएगा, 3 tan²थीटा। अब हम लिखेंगे, अब देखिए 13 गुणा tan² थीटा है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते 13 tan²थीटा लिख सकते हैं प्लस का, अब देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, अब देखिए 13 गुणे tan²थीटा की जगह क्या लिखे 13 tan²थीटा, अब प्लस का 3 माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 3 tan²थीटा। अब बताइए 13 tan²थीटा में से 3 tan²थीटा घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 tan²थीटा, कितना बचेगा 10 tan²थीटा। तो लिखेंगे 10 गुणे tan²थीटा। अब बताइए tan थीटा का मान कितना है 9/2, लेकिन ये क्या पूछा है स्क्वायर, हम लोग 9/2 के ऊपर भी क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, तो 9/2 का होल स्क्वायर, 10 गुणे 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 कम 5, 5 9 40, 405 और नीचे आ गया 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, पहला फार्मूला tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, दूसरा फार्मूला tan²थीटा बराबर sin²थीटा बटे cos²थीटा। फार्मूला यही है, बस इसमें स्क्वायर लग गया तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी 1/cos²थीटा बराबर होता है sec²थीटा। अब देखिए sec²थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan²थीटा, तो इसमें 1 2 3 और 4 फार्मूला याद रहेगा तो आप ये सवाल को लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050 रुपए, 1320 रुपए और 1730 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1230 रुपए है तो दीपा का लाभ में हिस्सा कितना है। देखो यस फॉर संजना, के फॉर कार्तिक, डी फॉर दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1050 रुपया अनुपाते 1320 रुपया अनुपाते 1730 रुपया। तो देखिए 0 से 0 0 कट जाएगा, आप देखिए कटेगा 5 1 6 3 2 5 1 6 7 3 10, अब ये नहीं कटेगा तो 105 अनुपात 132 अनुपात 173, तो अनुपात को तीनों जोड़िए 3 2 5 और 5 10, 10 को 0 हासिल बचा 1, 7 और 3 10 हासिल 1 11, 11 को 1 हासिल बचा 1, 1 और 1 2 1 3 हासिल 1 4, तो अनुपात में तो 410 हो रहा है लाभ, और वास्तविकता में कितना हो रहा है 1230 रुपया। तो 1 बराबर हो जाएगा 1230 बटे में 410। किसका पूछा दीपा, दीपा का लाभ, तो अनुपात में दीपा का लाभ कितना 173, तो 173 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 0 से 0 41 123 हो जाता है, तो 3 का गुणा 173, 3 3 को 9, 3 7 21 को 1 हासिल बचा 2, 3 का 3 2 5, 519 रुपये का दीपक का लाभ हो जाएगा। 519 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142
मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? बहुत आसान है। चलिए मान लेते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x थी। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x थी। अब यहाँ छोड़िए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। तो 85% मतदाताओं ने मतदान किया, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो 85/100 हो जाएगा। और डाले गए मतों में से, यानी कि डाले गए मतों में से, यानी इसमें से 4% अवैध पाए गए, तो ये अपने आप में कितना है? 100% है। और 4% अवैध पाए गए तो कितना बचेगा? 96% वैध है। तो 96% हटेगा तो नीचे आएगा 100। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो देखिए टोटल वोट कितना रहेगा? 100%। और एक को मिला 65% और एक को मिला, बताइए, एक को मिला 65%, जो विनर था उसको 65% मिला, जो लॉस था उसको 35% वोट मिला। और कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो बताइए, जो विनर वो 65% पा रहा है और जो लूजर वो 35%, तो कितने अंतर से चुनाव जीत रहा है? देखिए 30% से। कितने परसेंट के अंतर से चुनाव जीत रहा है? 30% से। तो बताइए अपने आप में कितना है? 100%। तो इसका 30% निकालेंगे, तो 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो कितने अंतर से? 2142। तो लिखेंगे 2142 बराबर में। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 3 से काटिए, 4 2 6, 6 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 7 है 21, 3 एकम 3, एक बचेगा 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक, 5 से काटिए, 17 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। ठीक, 4 से काटे, 4 5 20, 4 से काटे 4 दूना के 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। फिर उसके बाद 4 से काटे, 4 छक्का 24, फिर 4 से काटिए 25 बार। ठीक, फिर 2 से काटे, 2 3 6, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, फिर 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 3 तिरके 9, 2 बचेगा 24, 3 8 24। फिर 17 से काटिए, 17 कम 17, 17 कम 17, 6 68, 17 चौको 68। तो यक्स बराबर आ जाएगा, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो नीचे 5 25 5, ये सब क्या भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 14 गुणे, देखिए 5 5 5 5 25 और एक 25 और दिया हुआ है तो लिखेंगे गुणे में 25। तो यक्स बराबर हो जाएगा 14 गुणे 25 गुणा 25 होगा नहीं तो 625। तो यक्स बराबर हो जाएगा 14 25 70 को 0 80 बचा 7, 14 दूना 28 7 35 को 5 हासिल 3, 14 छक्का 84 और 3 87। यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? यानी एक्स का मान कितना है? 8750। और यही हमारा राइट आंसर है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दो लड़का है, एक अर्जुन और एक मलाइका है, अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूरी दी है, तो कहाँ से जाना है? दिल्ली से कानपुर। ठीक, अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। अर्जुन जा रहा है दिल्ली से कानपुर कितने स्पीड से? 138 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी की चाल से गाड़ी चला रहा है। तो जो मलाइका चला है ये कौन है? ये अर्जुन है, ARJUN। अर्जुन जो कार चला रहा है वो 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो मलाइका चला रहा है वो भी 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटा लगता है, यानी अर्जुन जब दिल्ली से जा रहा है कानपुर तो इसको कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। तो बस जब 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 उसे चाल पता है और समय पता था, हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय।
चाल गुणे समय। तो बताइए चाल कितना है 138, समय कितना है 8 घंटे। तो देखिए 8 64 को 4, हासी बचा 6, 8 3 24 और 36 को 0, हासी बचा 3, 8 कम 8 और 3 11, यानी दूरी आ गया कितना 1104 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली से कानपुर की दूरी कितनी है 1104 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या करा है, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दूरी भी पता है, अब मलाइका की चाल भी पता है, तो हमसे क्या पूछा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 1104 किलोमीटर, तो लिखेंगे 1104 किलोमीटर। और चाल कितना है 92 किलोमीटर, तो लिखेंगे 92 किलोमीटर। तो 13 से काटिए, 13 वाटे 104, कितना बचेगा 664। 13 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। देखिए 23 चौक को 92, 23 चौक को 92 कट जाए, फिर 23 चौक को 92, कितना बचेगा 8 ही बचेगा इसमें का, और 10 184 हो जाएगा। 23 8 कितना होता है 8 से 24 को 4, 80 बचा 2, 8 2 16 2 18। देखिए 23 8 184, यानी कि ये पूरा 8 बार में कट जाएगा। 23 चौक को 92 बचेगा 18, ये 4 हो जाए 184, 23 8 184, 4 से काटिए 48, 4 एकम 4, 4 समय कितना आ गया 12 घंटे। तो जो मलाइका है वो अगर दिल्ली से कानपुर जाती है 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसको 12 घंटे लगेंगे। तो पूछा है कि कानपुर पहुंचने कितना समय लगेगा 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 76 35 42 49 95 21 68 41 20 17 27 17। तो देखिए जब माध्यिका निकालते हैं तो पहले हम लोग जो ये संख्या दिया है इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो देखिए सबसे पहले छोटा कौन सा है, तो हमारा 17 है, तो 17 लिखिए। 17 के बाद 17 के बाद क्या है 20 है, तो 20 लिखिए। 20 के बाद क्या है 21 है, तो 21 लिखिए। ठीक, उसके बाद क्या है 21 के बाद 27 है, तो 27 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है 35 है, तो 35 लिखिए। फिर उसके बाद 41 है, तो 41 लिखिए। फिर उसके बाद 42 है, 42 को लिखिए। फिर उसके बाद 49 है, 49 को लिखिए। फिर उसके बाद 68 है, 68 को लिखिए। फिर उसके बाद 76 है, 76 को लिखिए। फिर उसके बाद 95 है, तो 95 को लिखिए। देखिए टोटल कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, और हमसे क्या पूछ रहा है माध्यिका। तो जब भी विषम यानी गिनती करने में क्या है 11, तो यानी विषम संख्या, तो विषम प्लस 1 सूत्र होता है माध्यिका निकालने के लिए, विषम प्लस का 1 और बटे में 2। तो टोटल कितनी संख्या है 11 संख्या है। 11 में एक जोड़ दीजिए, बटे में 2 करिए। 11 और 1 12, 12 बटे 2, 2 से काटिए 6। तो जो छठवें नंबर जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए छठवें नंबर क्या रहा हमारा 41, तो 41 हमारा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC तथा कोण DBC बराबर 16 डिग्री है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि कोण CAE बराबर 51 डिग्री है। कोण AEB की माप कितनी है। तो आइए देखिए बहुत आसान है, कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC, तो पहले त्रिभुज बनाइए A B और C। त्रिभुज ABC में D पर BD लंब है AC पर, BD लंब है किस पर AC पर,
यानी कि ये बीच में कोई डी है, डी पर लंब है। देखिए डी पर बी डी लंब है किस पर, ए सी पर। तो जब ये लंब बनता है तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये इधर भी 90 डिग्री का। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। तो कोण डी बी सी बराबर 16 डिग्री, कोण डी बी सी बराबर 16 डिग्री, तो ये 16 डिग्री है। बी सी पर एक बिंदु, बी सी पर एक बिंदु ई, बी सी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई, सी ए ई, तो सी ए ई बराबर 51 डिग्री। तो कोण सी ए ई बराबर 51 डिग्री, कोण सी ए ई, तो कोण सी ए ई कितना है, 51 डिग्री है। इक्यावन डिग्री। तो कोण ए ई बी की माप कितनी है, कोण ए ई बी, तो देखिए इसका मान पूछ रहा है, कोण ए ई बी। तो देखिए ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए 16 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। इन दोनों कोणों को मिला कितना योग होगा, 90 डिग्री। तो ये 16 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 74 डिग्री। कितना हो जाएगा, 74 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, कोण ई। तो देखिए एक त्रिभुज के जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। देखिए ए कोण ए बी सी और ये वाला कोण आपका मान लीजिए डी है। तो बताइए जब हमको ये वाला कोण निकालना हो तो इसका और इस वाले का, तो दो अंतः कोणों का योग और एक बाह्य कोणों का योग के बराबर होता है। अगर ये ए है और ये बी है तो इसका कोण हो जाएगा ए प्लस का बी। अगर इसी को उल्टा कर दें, ये त्रिभुज है ए बी सी, अब इसी को इधर इधर बना दें तो देखिए दो अंतः कोणों का योग, एक ये जो ये तीसरा डी है ये बाहरी कोणों के योग के बराबर है। अगर ये x है और ये y है तो ये बनेगा x प्लस के y। तो देखिए ये जो त्रिभुज बना है, ये देखिए ये त्रिभुज बना है यहाँ वाला, तो देखिए दो कोणों का योग ये बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण आएगा इसका कोण हमें निकालना हो तो 51 प्लस का 74 डिग्री, 51 डिग्री या 74 डिग्री कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 7 5 12, 125 डिग्री। तो कोण ई, कोण क्या पूछा था, कोण ए ई बी यानी ई का कोण पूछा था, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है ए दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है। ए जो है वो 22 दिनों में ट्रैक यानी पट्टी बिछा दे रहा है। बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। बी जो कर रहा है उसी कार्य को 11 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी के साथ ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 5 दिन में कर लिया। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 22 और 11 का लसा 22 हो जाएगा, 22 और 5 का लसा 110 हो जाएगा। यानी कि ए एक दिन में करेगा 22 + 10, ए एक दिन में करेगा 5 काम, बी एक दिन में करेगा 11 दाम 110 10 काम। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे, 5 से भाग देंगे 110 तो 22, तीनों मिलकर करेंगे एक दिन में 22 काम। क्या करा सी अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए एक दिन में कर रहा है 5 काम, तो ए की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस बी एक दिन में कर रहा है 10 काम, फिर लिखेंगे 10 प्लस सी। बताइए तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 22 काम और ए और बी मिलकर करते हैं 15 काम। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो देखिए सी एक दिन में करता है 7 काम, कुल कितना काम करना है 10 काम। तो 110/7, तो 7 से काटेंगे, 7 काम 7, कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा बटे में 7,
तो 15 सही 5/7 दिन में सी क्या करेगा, वो पूरा काम खत्म कर देगा। तो 15 सही 5/7 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो देखिए एक आयत पहले बनाइए, सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूं एक आयत। ठीक, थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, समझ जाइएगा। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जैसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकते हैं। यानी कि 116 मीटर एक भुजा और एक भुजा कितना है, 14 मीटर है। ठीक, करा इस सबसे बड़े वृत्त में वो आयत के अंदर खींचा जा सके। क्या करा, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जैसे 14 मीटर और 16 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकते हैं। तो देखिए ये जो काम करता है ये वाला, ये हमारी व्यास का काम करता है। क्या किसका काम करता है? व्यास का। ये वृत्त है, तो वृत्त का मान लीजिए ये पूरा व्यास कितना है, पूरा व्यास है 14 मीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 मीटर में दिया ना, तो 7 मीटर हो जाएगा। कितना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो जो सबसे छोटी वाली भुजा रहती है तो उसको हम लोग व्यास मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यास। अगर वो व्यास रहेगी तो उसका आधा कर दीजिएगा तो त्रिज्या आ जाएगी। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 गुणे पाई, देखिए पाई बराबर दिया है 22/7, तो 22/7 लेना है। ठीक, और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 7 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 गुना के 44 मीटर। तो उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि कितना है, 44 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है वरुण ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 रुपए प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए इसको, इस सवाल को हम लोग इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक, ऐसा सवाल जल्दी मतलब कोई बच्चे सब कर नहीं पाते हैं। दिया है वरुण ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, यानी कि प्रति दर्जन, प्रति मतलब होता है एक दर्जन इरेजर कितना खरीद रहे हैं, 150 रुपए का। तो एक दर्जन में कितने कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 इरेजर कितना खरीद रहा है, 150 रुपए का। और तब एक इरेजर कितना खरीदेगा, 150/12। तो कितना से कटेगा, 2 छक्का 3 से काटे, 3 चौको 12, फिर 3 5 15, 0 तो 0, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 25 बार। तो ठीक एक इरेजर कितना कितना पड़ा उसको, 25/2, यानी कि 2 से काट लीजिए 25 को, 12.5 रुपये में। यानी कि एक इरेजर कितना खरीदा वरुण ने, 12.5 रुपये खरीदा। कितने रुपए का? तो जो चीज खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो खरीदा था 12.5 रुपये का एक इरेजर, फिर आगे क्या करा, उसने 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया। प्रति इरेजर, प्रति मतलब होता है एक इरेजर की दर से 18 रुपया में बेच दिया। खरीदा कितना था, 12.5 रुपया का, और बेच कितना दिया, यानी एसपी, यानी सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, 18 रुपया। तो बताइए कितने का लाभ पा रहा है वरुण, 12.5 का खरीदा था और 18 का बेच दिया, कितना पा रहा है, 5.5 का पा रहा है। 5.5 का लाभ पा रहा है। लाभ किस पर पाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 12.5, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूना के 10, 2 बचेगा 25, 5 5 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44% का लाभ मिला है वरुण को। कितने परसेंट का, 44% का लाभ प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर।
आगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है संख्या 5 4 5 7 1 4 1 5 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हमारा 3, तो 3 का विभाज्यता नियम का था कुल अंकों का योग। देखिए 5 4 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 1 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 5 32, 32 और 1 33, 33 जो है वो 3 से कटेगा तो देखिए बिल्कुल कट रहा है, कुछ नहीं बच रहा था। यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है संख्याओं 15.4 और 0.006 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15.4 और क्या दिया है। अब देखिए दशमलव बाद एक अंक है तो नीचे आ जाएगा 10। फिर किसका है 0.006, दशमलव बाद का अंक है 3 अंक है तो दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 3 0। अब देखिए ये हो गया 154/10 कामा ये हो जाएगा 6/1000। क्या हमसे पूछ रहा है, क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो जब भिन्न का जब हमें एलसीएम देखिए फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, तो हमें जब भिन्न में दिया रहेगा एलसीएम निकालना है तो ऊपर यानी कि अंश का लेते हैं लस और हर का क्या लेंगे मस, अंश का लेंगे लस ठीक और हर का लेंगे मस ठीक। तो देखिए 154 और 6, 154 और 6 का लसा कितना होता है। देखिए 6 से पूरा कट रहा है, 6 दूना के 12, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 6 से पूरा नहीं कटा तो निकाल लीजिए 154 और 6 का लसा कितना होगा 2 से, 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6, फिर 3 से काटिए 7 नहीं 77 नहीं कटा 3 एकम 3, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 1, फिर 11 से 11 एकम 11 1, तो गुणा जाए 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, 2 3 6 6 7 42, 42 गुणे 11 करेंगे। देखिए 2 3 6 6 7 42, 42 में 11 से गुणा कर दीजिए, 11 दूना के 22 2 80 बचा 2, 11 से 44 और 2 46, यानी कि 154 और 6 का लसा कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा, तो 462 लिखेंगे ठीक। अब देखिए 10 और 1000 का मौसा कितना होगा। तो देखिए 10 और 1000, देखिए 10 से 1000 पूरा कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मौसा, 10 क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। अब 462 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना जीरो 1 0, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 46.2, यही आपका क्या हो जाएगा लौसा, यानी कि 15.4 और 0.006 का लौसा कितना होगा 46.2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपए की राशि पर 6.75% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट या साई बराबर क्या होता है PRT/100 ठीक। तो साधारण ब्याज पूछ लिया, साई बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन कितना है 4000 रुपये, तो 4000 लिखेंगे, दर कितना है 6.75%, तो प्रतिशत हट जाए, देखिए ये 100 आता है तो नीचे आ जाएगा 100 गुणे समय कितना है। देखिए 25 फरवरी 2024 को जमा की गई थी राशि और 26 अप्रैल 2024 को निकाल लिया गया था। तो 25 फरवरी 2024, तो देखिए 2024 का लीप वर्ष है, तो जो साल लीप वर्ष रहता है उसमें फरवरी 29 दिन की रहती है, तो 25 और 4 29, 4 दिन उसमें का हो गया ठीक। अब फरवरी के बाद क्या आता है मार्च होता है 31 दिन का, फिर अप्रैल कितना है 26 है, तो लिखेंगे 26। तो देखिए ये साल क्या है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष कितने दिन का होता है एक साल का लीप वर्ष होता है 366 दिन का, तो उसमें रहेगा वो दिन रहेगा 366 दिन, और फरवरी का महीना रहेगा 29 दिन का। इन जोड़ दीजिए 4 1 5 5 और 6 11, 6 1 7 7 4 11 के खासी बचा 1 3 2 5 और 1 6 61, टोटल कितना दिन जमा की गई थी राशि 61 दिन जमा किया गया था। 61 दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 366 से भाग देंगे, तो गुणे 366, तो 61 एकम 61, 61 छका 366। अब देखिए दशमलव के बाद का अंक है 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा और 100,
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए कितना आ गया 15 आ गया, 5 तिहाई 15, 15 से काटिए, 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 45 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया 45 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया है एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो देखिए आइए कर लेते हैं। एक व्यापारी आटे को 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी वो क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है। तो व्यापारी के लिए उस आटे को मान लीजिए 100% है, 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 147%। लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि वो तो ले रहा है 100% का, लेकिन दे कितना रहा है 92%। पैसा ले रहा है 100% का, लेकिन कितना दे रहा है 92% का। 92% उसको सामान मिल रहा है। तो देखिए ये 100% से 100% कट जाएगा, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, तो क्या बचेगा 92 और ये हो जाएगा 147। तो बताइए उस व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत क्या है। तो व्यापारी को कितना लाभ हो रहा है, तो 47 ये हो गया और 8 ये हो गया, 47 8 53 लाभ मिल रहा है। किस पर मिल रहा है 53 नहीं होगा, 7 में से 2 गया 5, फिर 14 में से 9 गया, यानी 55 मिला है। किस पर मिला है 92 पर। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 से काटिए 25 बार, ठीक। अब 25 गुणा 55 है, 25 25 125 को 5 हासिल बचे 12, 25 25 125 और 12 137, 137 1375 बटे 23, तो 23 से काटे, 23 पचे 115 हो जाएगा। कितना बचेगा 22, 225, 23 नवा कितना हो जाएगा 23 नवा। देखिए 23 से काटिए, 23 से भाग दीजिए, 23 1375 में, ठीक। 23 पचे 115, 7 उस 5 गया 2, 13 में से गया 2, 1 कट जाएगा। ये 23 नवा कितना हो जाएगा 9 3 27 107 हासिल बचा 2, 9 दूना 18 और 2 20, 207, यानी कि 15 में 7 गया 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 कट जाएगा, दशमलव लगेगा यहाँ 0 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 23 का 138, 23 7 161 हो जाएगा। तो 23 7 7 तरीके 23 को 1 हासिल बचा 2, 7 7 दूना 14 2 16 161 हो गया। 10 से गया 9, यहाँ बचेगा 7 में 6 गया 1 कट जाएगा, ये दशमलव लगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 23 7 161, 23 8 184 हो जाएगा शायद। तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 को 4 80 बचा 2, 8 दूना के 16 16 2 18 184। तो देखिए 10 में 4 गया 6, ये कट जाएगा 1 कट जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 23 दूना के 46 हो जाएगा। तो देखिए 46 हो गया, यानी कि 10 और 6 गया 4, ऐसे ही मतलब कि 5 और 4 गया 1 140 हो गया। तो देखिए 59.78 यानी 50 से ज्यादा आ रहा है, यानी इसको लगभग कितना मानेंगे 60% मानेंगे। यानी 23 से काटेंगे ये 1375 कितना आ रहा है 59.78 कर है ना। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो 7 8, तो इसको हम लोग लगभग मानेंगे 60%। कितने का लाभ हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। प्रणय की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रणय की चाल निकालने के लिए पहले हमको समय का पता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा तो दूरी तो दिया हुआ है, समय अगर आ जाएगा तो हम लोग दूरी में भाग दे देंगे, ठीक। तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर देता है, यहाँ से पढ़िए,
यदि प्रलय अपनी चाल दोगुनी कर देता है, तो देखिए चाल, मान लीजिए अगर चाल उसका अगर एक है, अगर वो दोगुना कर देगा तो दो हो जाएगा। तो देखिए चाल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको आप याद रखिए। अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। मान लीजिए आप चाल से आप जा रहे हैं कि कोई किसी चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक, तो यहाँ मान लीजिए 80 किलोमीटर दूरी जाना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना, और जाना है कितना 80 किलोमीटर दूरी, तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। अगर मैं इसी को दूँ, अब देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे लग रहा है। अगर आप इसी चाल को कम कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा, अब मैं कह दूंगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुझे जाना है यही 80 किलोमीटर की दूरी, तो क्या हो जाएगा 20 चौक 80। आप देखिए 4 घंटा लग रहा है, कितना घंटा, 4, यानी कि जब चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और जब चाल कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो वही तो कहने का मतलब ये चाल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। तो इसको मिटाइए, आइए सवाल पर। देखिए अगर आपके पास चाल का अनुपात है तो आपको समय का अनुपात निकालने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2:1। फिर क्या करा, प्रलय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, प्रलय को अमन से 1 था, अब हो गया समय 2, तो कितना अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है, कितना है में, 2 में। ठीक, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हमें उसकी सामान्य चाल निकालना है तो 2 में 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। लेकिन देखिए सवाल समझिए, प्रलय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि प्रलय अपनी चाल दोगुनी कर देता तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। बताइए एक बार तो 2 घंटा अधिक लग रहा है और एक बार 3 घंटे कम लग रहा है। जब हम लोग जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे तो 2 तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा, कुल 5 घंटे। कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 5 घंटे का। तो 1 बराबर 2, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 दूना के 10, तो उसकी सामान्य समय कितना आ जाएगा 10, यानी प्रलय की सामान्य समय आ जाएगा 10। तो देखिए और क्या पूछ रहा है, प्रलय की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी पता है कितना, 150 किलोमीटर, समय भी पता है कितना, 10 घंटा। तो 0 से 0 काट देंगे तो प्रलय की चाल कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर है कि 331 को लीजिए और 345 को भी लीजिए। देखिए इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो आइए लिख लेते हैं 331 और 345। तो देखिए पहला तो हो जाएगा 331, 332 नहीं, क्योंकि वो सम संख्या हो जाएगी, तो वो तो मान लीजिए बहुत से कट जाएगा। अब लेंगे 333, 335, 337, फिर 339, फिर 341, फिर 343, फिर 300, लास्ट में कितना है 345। तो देखिए 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित दिया जाए। तो देखिए 341 भी है और 345, इन दोनों को भी हम लोग ले चुके हैं। तो चलिए आइए देखिए इन दोनों के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो संख्या 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे और बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। अब देखिए 331, ये देखिए किसी से कट रहा है 331, पहले देखिए जो कटा पहले उसको काट दिए। ये देखिए 333 जो है एक कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 333 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और पता नहीं किसे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से कटे। अभाज्य संख्या मैं लिख देता हूं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या उससे कहते हैं वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये 5 है, तो ये 5 से भी कटेगा और पता नहीं किससे कटेगा, 335 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए ये 339 है, ये 3 से भी कटेगा, 339 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये भी हमारे अभाज्य संख्या नहीं है। 343 जो ये 7 है, क्यों, तो ये 7 से भी कटेगा, 343 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और पता नहीं न जाने किससे कटेगा। अब 345 को चेक करिए, तो देखिए ये लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये तो 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 345, तो ये भी हमारा नहीं है। कितना बचा, 337 बचा, 341 बचा, 331 बचा। अब इसको चेक करिए, 341 देखिए 11 त्याई 33, कितना बचा, 11 बचा, ये भी हमारा क्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए कितनी संख्या बची है, 2 संख्या। तो अब देखिए ऑप्शन कितना है, 4 2 5 1। अगर ऑप्शन में अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ई रहता, उसमें अगर 1 रहता, तब हम लोग चेक करते कि ये किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप इससे कम कोई संख्या नहीं है, बस हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग मान लीजिए अगर इसको काट देंगे तो मान लीजिए तब कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इससे पता चला कि हमारे को कितनी संख्या है, वो 2 संख्या है जो 331 और 345 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 331 और 337 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, दिया है 75,400 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर बी के हिस्से का 9 गुना बराबर सी के हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए वहां से करते हैं, ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना यानी बी में 9 से गुणा कर दिए, बराबर सी के हिस्से का 4 गुना यानी सी गुणे 4 लिखिए। तो 3 में से गुणा करें तो 3 ए हो जाएगा, बराबर 9 में बी से गुणा करें तो 9 बी हो जाएगा, बराबर में सी में 4 से गुणा करेंगे तो 4 सी हो जाएगा। अब हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है, तो ए को ढक लीजिए, 9 चौको 36, तो ए का अनुपात आ गया 36। अब बी को ढक लीजिए, 4 3 12, तो बी का अनुपात आ गया 12। अब सी को ढक लीजिए, 9 तरीके 27, अब सी का अनुपात आ गया 27। तो काट लीजिए, 3 से काटेंगे 36, 12 12 में कटेगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी को अनुपात में कितना बांटा है, 9 4 13 और 12 25, अनुपात में तो बांटा है 25, और लेकिन बाट कितना रहा है 75,400, तो 75,400, तो एक बराबर हो जाएगा 75,400, एक बराबर हो जाएगा 75,000 बटे 75,400 बटे 25। किसका पूछा, ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है 12, तो गुणे 12 कर देंगे। तो देखिए 25 से कम 25, 25 से 75, ना जाने का 0, 25 25 से कम 25, 15 25 छक्का 150, तो 12 छक्का 72 का 2 80 7, 12 कम 12 80 1, 12 छक्का 72 को 2 80 बचा 7, 12 कम 12 और 7 19, 19 को 9 हासिल 1, 12 से 0 हासिल हुआ 1, 12 3 36, यानी एक हिस्सा कितना जाएगा 36,192 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 36,192। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, दिया कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्षों में क्या हो जाएगी, 2400 रुपया हो जाएगी। तो देखिए जो 2400 रुपया है वो क्या है, आपका मिश्र धन है, मिश्र धन, मिश्र धन कितना दिया है 2400 रुपया। अब बताइए मिश्र धन किसे कहते हैं। तो मिश्र धन में देखिए क्या क्या शामिल रहता है, एक तो हमारा मूलधन शामिल रहता है और ब्याज। तो मूलधन और ब्याज मिलाकर क्या कहते हैं, मिश्र धन। इसमें मूलधन भी छिपा है और मिश्र धन भी, मूलधन भी छिपा है और ब्याज भी इसमें छिपा हुआ है। तो क्या कह रहा है, कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। तो यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा मूलधन 100 रुपया है, मूलधन कितना है 100 रुपया, तो 4% की दर से देखिए हम लोग निकालते हैं साधारण यानी ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन ये बराबर क्या होता है PRT। हम लोग माने कि मूलधन कितना है 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया, PRT अपन 100, ऐसा यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन की जगह पे लिखेंगे 100 और रेट यानी दर कितना है 4%, तो लिखेंगे 4, और समय कितना 5 साल, तो लिखेंगे 5 साल बटे में 100।
तो 100 से 100 कट जाएगा तो यानी साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, 5 को 20 रुपया। तो ब्याज कितना आ गया, 20 रुपया। अब मूलधन कितना है, 100 रुपया। तो देखिए मूलधन अब प्लस ब्याज बराबर क्या आता है, मिश्र धन आता है, मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 100 रुपया प्लस ब्याज कितना है 20 रुपया, हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा 120 रुपया। और मिश्र धन कितना दिया है 2400 रुपया। तो जो 120 रुपया बराबर है किसके 2400 रुपये के, तो 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर होगा किसके 2400 बटे 120। क्या पूछा है आपसे, मूलधन के कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज के 10 से 5 वर्षों में 24 यानी मूलधन पूछा है। तो मूलधन हम लोग क्या मानते हैं 100, तो गुणे 100 से 100 से गुणा कर दे, 0 से 0, 12 से काटे, 12 कम 12, 12 दूना के 24, ये 0 है तो यहाँ 0 हटा दीजिए। तो 100 में 20 से गुणा करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया है यदि 16 और 56 का तृतीयानुपाती यक्ष है तो यक्ष का मान कितना है। तो देखिए तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपातिक सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए। तो ये हमारा ए है और ये बी है, तो बी यानी 56 का स्क्वायर करेंगे और बटे में ए जो पहली संख्या है 16, तो 56 गुणे 56 अपान 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 28 बार, 28 साते 184 होगा शायद, नहीं 7 8 56 को 6 80 बचा 1, 7 8 56 को 6 80 5 7 14 5 19, 28 साते कितना हो जाएगा 196। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या 100 है, 100 में अगर आप 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो टोटल देखिए 100 में आप 100% का वृद्धि करें तो 100 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, यानी 100 से 100 कट जाएगा, कितना वृद्धि हो जाएगा 100, तो 100 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। अब वो संख्या कितना होगा 200, लेकिन वृद्धि करने में कितना हो रहा है 2820, तो हम लोग लिखेंगे 200 बराबर 2820, तो 1 बराबर 2820 बटे 200 करा हुआ संख्या। तो संख्या क्या माने थे 100 माने थे, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 एकम 100, 100 दूना के 200, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0 तो 0, तो हमारी संख्या कितना है 1410। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपया है। यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 136 रुपये हो जाती है। 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। तो आइए करते हैं। देखिए पहले देखिए 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपया है। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं। क्या कर रहा है 8 पेन और 10 पेंसिल कीमत 132 रुपया है। तो आइए देखिए माना पहले क्या दिया है पेन, माना एक पेन की कीमत, माना एक पेन की कीमत X रुपया, माना एक पेन की कीमत X रुपया। फिर उसके बाद क्या दे रहा है पेंसिल, तो माना एक पेंसिल की कीमत Y रुपया। तो बताइए 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 120 रुपया, तो एक पेन की कीमत X रुपया, तो 8 पेंसिल की कीमत 8X रुपया। ठीक, देखिए एक पेन की कीमत X रुपया, तो 8 पेन की कीमत 8X रुपया। उसी तरह 10 पेंसिल की कीमत 10, माना एक पेंसिल की कीमत Y रुपया, तो 10 पेंसिल की कीमत तो 10Y। अब इन मतलब 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत कितना है 132 रुपया। इनको आपस में जोड़ दीजिए।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, इसको तो अभी छोड़ दीजिए, वो भाग में जाएगा तो कट जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 चौको 8, ये 4x हो जाएगा, प्लस 2 पाँचे 10, ये 5y हो जाएगा, बराबर में 132, यानी 4x प्लस का 5y, ये 2 किसमें गुणा में, बराबर साइन से 2 जाएगा तो भाग में, तो 132/2, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो 4x प्लस 5y बराबर में 66। तो ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। आप देखिए ठीक। अब उसके आगे देखिए, यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है, देखिए एक पेन की कीमत 100 रुपया, तो 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है, तो 2 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कम हो जाती है, और पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो पेंसिल की कीमत कितना y रुपया, और 7 रुपये बढ़ जाएगी, 7 रुपये बढ़ जाएगी, तो देखिए x को पहले लिखिए, x माइनस 2 लिखिए, x माइनस 2, 7 रुपये बढ़ जाती है, यानी y प्लस के 7 रुपये बढ़ जाती है, तो 17 पेन, तो ये जो लिखा है ये किसका है, पेन का, तो 17 पेन। उसके बाद 6 पेंसिल की कीमत, 6 पेंसिल की कीमत कितना हो जाती है, 136 रुपये आ जाता है, तो बराबर में 136 लिखेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप 17 में इसका 17 में x गुणा 17 x हो जाएगा, 17 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस, माइनस 17 दूना के 34 हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब 6 का गुणा, अब देखिए ये प्लस है और y किस में है, प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस हो तो प्लस आएगा, अब 6 का गुणा y में करेंगे तो 6y हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, 6 का गुणा 7 है तो 42 हो जाएगा, 6 7 42 बराबर में 136। अब देखिए ये माइनस ये 17x लिखिए, 17x और ये प्लस का 6y, फिर 42, ये माइनस का 34 है और प्लस का 42 है, बराबर में 136 लिखिए। ठीक, 17x प्लस का 6y, अब देखिए माइनस 34 प्लस का 42, तो देखिए घटाएंगे, तो देखो माइनस 34 प्लस का 42, तो माइनस आ गया तो घटेगा, तो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा 3, 3 में से 3 0, तो ये प्लस का 8 रहेगा, बराबर में 136। अब 17x प्लस का 6y, और ये प्लस काटे इधर जाएगा तो माइनस काटते, बराबर में 136 माइनस 8, तो 17x प्लस का 6y बराबर में 136 में से 8 गया, कितना हो जाए 128, यानी कि 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत कितना आ गया 128, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या पूछ रहा है, 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत, तो देखिए आप समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए, तो समीकरण नंबर 2 की लिखिए पहले, 17x प्लस का 6y इज इक्वल टू 128, तो लिखेंगे 128। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाइए, तो 4x प्लस 5y, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना है 66 है, तो लिखेंगे 66। देखिए जो प्लस का उसको माइनस करिए, ये माइनस करिए, ये भी माइनस करिए, ये भी माइनस करिए, 17x में से 4x जाएगा, तो देखिए अभी माइनस करने से पहले हमको 1 को बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1 को बराबर करना, तो मान लीजिए या तो x को बराबर करिए या तो y को, हम लोग y को बराबर करते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है, तो 6 और 5 का लॉस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो बताइए 6 को 30 बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो इस सब में 5 से गुणा करिए। ठीक, उसी तरह 5 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करिए। अब देखिए 5 गुणा 17 पचे 85x हो जाएगा, प्लस 5 6 30y हो जाएगा, बराबर में 28 5 8 40 को 0 80 बचा 4, 5 9 10 और 4 से 2 4 80 लेख, 5 5 और 1 640 हो जाएगा, उसे 6 चौको 24x हो जाएगा, प्लस 6 5 30y हो जाएगा, बराबर में 6 6 36 को 6 80 बचा 3 6 6 36 और 3 39। अब घटाइए, देखिए प्लस का ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अब देखिए प्लस का 30y से माइनस का 30y कट जाएगा, अब 85x प्लस का 24x माइनस का है, तो 85 में से 24 गया तो 5 में 4 गया 1, 8 में 2 गया 6, तो 61x बराबर आ जाएगा 640 प्लस का 396 माइनस का, 10 में 6 गया 4,
यहाँ बचेगा 3, 13 में से हो गया 4, ये बचेगा यहाँ पे 5, 5 में 3 गया 2, 244। तो 61 x बराबर 244, तो x बराबर आ जाएगा 244 अपान 61। तो 61 से काटेंगे 244 का बार में कटेगा 4 बार, यानी x का मान कितना आ गया 4। x का मान कितना आ गया 4। अब हमको क्या निकालना है 12 पेन और 9 पेंसिल। तो देखिए 12 पेन, तब देखिए पेन को हम लोग क्या मानते हैं x, तो 12 x लिखेंगे और 9 पेंसिल, तो 9 पेंसिल को क्या मानते हैं y, तो y हो जाएगा। तो 12 गुणे में x का मान कितना दिया है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 9 गुणे y। अभी देखिए हम लोग y नहीं निकाले हैं, तो y निकालने के लिए बस क्या करेंगे पहले वाले मान में इसमें रख दीजिए 85, इस पहले वाले समीकरण में रख दीजिए, नहीं सॉरी दूसरे वाले समीकरण में, ये दूसरा समीकरण है ना, देखिए 17x वाला है, तो इसमें रख दीजिए x का मान, आपका y का मान भी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 85x है प्लस का 30y है बराबर में 640 है, तो रख दीजिए। तो 85 गुणे में 4 प्लस का 30y बराबर में 640, तो 4 5 20 को 0 हासिल 2 4 8 32 और 2 34, 340 प्लस का 30y हो जाएगा और इक्वल टू 640 हो जाएगा। अब देखिए 340 में 640 में से 340 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30y हो जाएगा, 32y बराबर हो जाएगा 640 माइनस 340, 340। तो 30y बराबर हो जाएगा 640 में 340 चला जाए तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। तो 30y बराबर 300, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 से 10 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 10। देखिए जगह ना होने के कारण यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, y बराबर कितना आ गया 10 और x बराबर 4 है, y बराबर 10 है। आपसे क्या पूछा था 12 पेन और 9 पेंसिल, तो हमें x का मान पता था 4 और वो y का मान नहीं पता था, y का मान निकालने तो 10, तो y की जगह पे लिखिए 10। तो 12 चौको 48 प्लस 9 दामे 90, तो देखिए 0 और 8 हो जाएगा, 9 4 13, 138 रुपया। यानी कि 12 पेन और 9 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा 138 रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दिया है संख्या 7 7 4 3 5 9 3 2 7 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो हम लोग पहला वाला ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए 7 से भाग देंगे 77 43 5 9 3 2 7, तो देखिए 7 कम 7 कट जाएगा बचेगा 7, फिर 7 कम 7 ये भी कट जाएगा बचेगा 4 ना, नहीं अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, ये उतर जाएगा 3, 43 हो गया 7 छक्का 42, तो 3 में से 2 गया 1 कट जाएगा, 3 के बाद क्या है 5 है, तो 7 गुना के 14, 5 में 4 गया 1 कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 19, 7 गुना के 14, 9 में से 4 गया 5 1 कट जाएगा, अभी आ गया 3, 7 7 49, 13 से 9 गया 4 1 कट जाएगा, फिर हो जाएगा 2, 7 छक्का 42, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 7, फिर 7 कम 7, देखिए ये 7 से पूरा ये पूरी संख्या कट गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दिया एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए 23 मैच में उसका औसत रन कितना 41 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 23 गुणे 41, तो 23 से कम 23 को 3 हाथी बचा 2, 23 चौको 92 और 2 94, 943 रन। उसी तरह अगले 10 मैच में औसतन कितना रन बनाया 16, तो योग कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 यानी कि 160 रन। कर सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसतन रन ज्ञात कीजिए। 23 और 10 33, तो टोटल 33 मैच में उसने कितना टोटल रन बनाया
303, 6 4 10 0 हासिल 1 9 1 10 और 1 11, यानी 33 मैच में उसने 1103 रन बनाया। तो एक मैच में कितना रन बनाएगा? तो 1103/33। ठीक, अब देखिए काटिए 33 से, 33 चाहे 99, कितना बच जाएगा? 11 113 हो जाएगा। फिर 33 33 चाहे 99, तो देखिए 33 दशमलव कुछ करके आएगा। देखिए किस ऑप्शन में 33 है? ये 32 है तो ये गलत हो जाएगा, ये 34 है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 35 है ये भी गलत। तो देखिए एक ही ऑप्शन में 33.42, 33.42 औसतन रन आएगा 33 मैचों में कुल मिलाकर। ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दिया है प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है, प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकती है, तथा प्रिया वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? तो देखिए प्रिया के निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा करती है, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है, और प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकती है, तथा प्रिया वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को प्रिया वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पहले देखेंगे टोटल काम कितना है। तो कुल देखिए 26 और 13 का लसा, 26 13 का लसा 26 हो जाएगा, और 26 और 10 का लसा 130 हो जाएगा। ठीक, ये कुल काम हो जाएगा 130, 26 5 130, 13 दाम 130, और 10 से भाग देंगे 130 में तो 13 बढ़ जाएगा। किसका किसका निकालना है? एक प्रिया का कार्य क्षमता निकालना है और एक निशा का कार्य क्षमता निकालना है। ठीक, तो देखिए प्रिया का कार्य क्षमता, तो देखिए अगर प्रिया यहाँ पर 5 है तो प्रिया 5 करेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर प्रिया 5 कर रही है तो वर्षा कितना करेगी? यहाँ पर भी 5 करेगी। तो प्रिया भी 5 करेगी, वर्षा भी 5 कर रही है। तो निशा कितना करेगी? निशा करेगी 3। देखिए प्रिया भी 5 कर रही है और वर्षा भी। यहाँ पे प्रिया, देखिए प्रिया कार्य क्षमता कितना है? 5 है, तो यहाँ पर भी प्रिया कार्य क्षमता 5 रहेगा। और प्रिया वर्षा मिलकर करेगी एक दिन में 10 काम, तो वर्षा भी करेगी एक दिन में 5 काम। तो प्रिया एक दिन में 5 काम, वर्षा भी एक दिन में 5 काम, 5 5 10, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगी? 13 काम। तो निशा का कार्य क्षमता आ जाएगा 3। और वही पूछ रहा है प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो कुल काम कितना है? 130 है। प्रिया की कार्य क्षमता 5 है और निशा कार्य क्षमता 3 है, तो 130/5 3 8। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 चौको 8, तो 65/4 दिनों में ये काम पूरा खत्म कर लेंगे। कौन? प्रिया और निशा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्यखंड बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप कितना है? पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो देखिए क्या पूछा है हम लोग से? त्रिज्यखंड का परिमाप। तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2r प्लस 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखिए 2 गोड़े में r क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है? 9 प्लस 2 गोड़े, ये पाई का मान क्या लेना? 3.14, तो 3.14। फिर क्या है? आर यानी त्रिज्या कितना है? 9। फिर गुड़े थीटा कितना है? 18 डिग्री। देखिए दिया है 18 डिग्री का कोण, तो यहाँ 18 डिग्री लिखेंगे, गुड़े 18, अब बटे में दिया 360 डिग्री। अब देखिए इसके बटे में दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। देखिए 18 कम 18, 18 दूना 36, ये 0 है तो 20 आ जाएगा, कट जाएगा तो 20 डिग्री, 1/20 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इधर देखें 9 दूना के 18 रहेगा, प्लस ये 2 में 314 से गुणा होगा 628 आ जाएगा, 628 गुणे 9 में 1 से गुणा होगा तो 9 कम 9 हो जाएगा,
अब बटे में 100 में 200 से गुणा होता है 200, लेकिन एठा और जीरो है तो एठा और जीरो आ जाएगा। ठीक, बराबर 18 प्लस का 628 में 9 से गुणा, 9 8 72 2 80 बचा 7, 9 दूना के 18 7 25 को 5 हासिल 2, 9 6 54 2 56, 5652 बटे 2000। अब देखिए 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, काट दीजिए। अब 2 से फिर काटिए, 2 एकम 2, 3 जीरो तो 3 जीरो लिख दीजिए। तो बराबर में 18 प्लस के 2826 बटे में 1000। आप देखिए नीचे क जीरो है, 3 जीरो, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 18 प्लस के 2.826, तो 18 2 20.826 सेंटीमीटर। तो देखिए 20.826, ये 22 है गलत हो जाएगा, ये 24 है गलत हो जाएगा, ये 18 है गलत है। तो 20.82 आया, तो यहाँ पर क्या है 83 है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली में लिख देंगे 20.83 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। दिया है √169 प्लस √0.0144 माइनस √5.76 से का मान है। तो देखिए √169 दिया है, √169 प्लस फिर √0.0144 माइनस फिर √5.76। अब देखिए √169 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 13 प्लस, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। फिर उसी तरह ये देखिए 0.0144 दिया है ना, दशमलव बाद क्या अंक है 1 2 3 4, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 लिख के 4 0 1 2 3 4। अब इसको करड़ी में बंद कर दीजिए। ठीक, करड़ी में बंद दीजिए। माइनस ये 5.76, दशमलव बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 0 लिखिए, इसको भी करड़ी में बंद कर दीजिए। ये 13 है, ये प्लस है, ये देखिए कितना हो गया 144 बटे में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो था, ये हट जाएगा, उसका कोई मान नहीं होता है। माइनस 576 है, 576 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 13 प्लस के 144 अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा, ये 10,000 है, अंडर रूट 12 में से निकले तो 100 आ जाएगा। माइनस ये 576 है, अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो 24 आ जाएगा, ये अंडर रूट 100 है तो बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 प्लस ये देखिए नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, तो 0.12 अपने से अच्छा दिखने के लिए जीरो लगाते हैं, माइनस आज देखिए नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2.4। अब 13 लिखिए और 0.12 जोड़िए, 0.12 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगाए, अपने जीरो यहाँ लगा दीजिए, 2 1.3 और 1 13.12। अब इसमें क्या कितना घटाना है 2.4, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ दशमलव, यहाँ 4 लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो जीरो लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो जीरो, घटाना है तो घटा दीजिए। देखिए 2 में से जीरो गया 2, 11 में से 4 जा 7 दशमलव, 2 में से 2 गया 0, यहाँ कितना क्या बचेगा 1, यानी 1 10.72, यह आपको क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 10.72। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कर दें। दिया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, फिर 7/3 ब्रैकेट बंद, फिर x² माइनस 27x प्लस 14, फिर ब्रैकेट बंद माइनस 7, फिर ब्रैकेट में x² प्लस 8x माइनस 11 ब्रैकेट बंद। तो आइए करते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 3 ब्रैकेट 7/3 x² माइनस 27x प्लस 14 माइनस 7x² प्लस 8x माइनस 11। ठीक, आप देखिए आप क्या करेंगे, आप सबके नीचे सबका लसा ले लीजिए। इसके ये देखिए 7x² है ना, इसको हटाइए, x² यहाँ पे लिखिए x²। ठीक, अब देखिए इन तीनों को ले लीजिए लसा, ये 3 बार रहेगा, ये आएगा ऐसे,
3 एक एक का लसा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, एक बार में एक का गुणा होगा 7 है तो 7x² आ जाएगा। फिर -1 एक का पहाड़ा का बार पढ़ेंगे 3 आ जाए तो 3 बार पढ़ेंगे, 27 का 81 हो जाएगा, 81x प्लस एक का पहाड़ा का बार पढ़ेंगे 3 आ जाए तो 3 बार, 14×3 = 42। ठीक, अब देखिए माइनस, देखिए ये माइनस है, एक्स किस में है, प्लस में, तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आएगा, 7 को गुणा x² में तो 7x² हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7/56x हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, 7 गुणा 11 तो 77 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 7x² माइनस 81x प्लस 42 माइनस 7x² माइनस का 56x इज प्लस 77। अब देखिए प्लस के 7x² से माइनस का 7x² कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस के 81x है, ये माइनस का 56x है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक, 5 और 8 13 13 हो जाएगा, 137 हो जाएगा, 137 हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x लग जाएगा, ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो 42 और 77 कितना होगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 4 11 119 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 137x प्लस का 119, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब है। माइनस 137x प्लस का 119, माइनस का 137x प्लस का 119, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दिया है एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, एक त्योहारी सेल के दौरान इसमें 32% और 22% दो क्रमिक छूट दी जाती है, दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना है और प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है। देखिए दो सवाल पूछा है, दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना है और प्रभावी प्रतिशत छूट कितना है। तो देखिए ये डिस्काउंट का सवाल है, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपये है, 4000 रुपये। देखिए 32% का डिस्काउंट दे रहा था, कितने का वो बेच रहा है दुकानदार, तो घटा दीजिए 100 में से 32%, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 68/100। उसी तरह फिर 22%, 100 में से 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 78, बस 78/100। इसी को हल कर दिए, 0 से डबल 0 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, बस गुणा कर दीजिए, 2 8 16 को 6 80 बचा 1, 2 7 14 और 1 15 156 हो जाएगा, और गुणे 68 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। आप देखिए 68 को हम 17 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, तो 156 गुणे में 17 गुणे में 4 बटे में 5। आप देखिए 17 छक्का 102, हासिल बचा 10, 17 5 85 और 10 95 को 5, हासिल बचा 9, 17 17 9 26, 2652 में 4 से गुणा करिए और बटे में 5 लिखिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 5 20 को 0, 4 6 24 2 26 को 6 हासिल 2, 4 दूना के 8 और 2 10, 10,608 बटे 5, 5 से भाग दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, फिर 5 से कम 5, 1 बचेगा 10, 5 दूना के 10, फिर 5 से कम 5 दशमलव 3 बचेगा, दशमलव लगा तो 0, 3 5 6 30, 2121.6 रुपया, 2121.6 रुपया। देखिए उस दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना होगा, 2121.6 रुपया। देखिए इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, प्रभावी प्रतिशत छूट कितना है, तो देखिए आपको छूट बताना है ना, बस क्या करिए, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए। तो देखिए मैं उस मूल्य को 100% मान लेता हूँ अपने आप में, 100%, तो 32% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब देखिए अब 68 पे 22% का डिस्काउंट दीजिए, 68 गुणे 22 करिए अपान 100 करिए, 22 और 176 को 6 से बचा 17, 22 छः 132 और 17 132 6 132 और 7 39 139 और 10 149 अपान 100, यानी नीचे 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, 14.96 का डिस्काउंट, यानी 68 में से 14.96 घटा दीजिए, 68 में से 14.96 घटा दीजिए। देखिए 10 से 6 गया 4, ये 9 से 9 गया 0, ये 7 से 4 गया 3, ये कितना बचेगा, 6 में से गया 5, 53.04, यानी इसको घटाने कितना आ गया, 53.04। तो क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है कि प्रभावी प्रतिशत छूट कितना, पहले 100 में था, अब कितना हो गया, 53.04 में, तो 100 में से 53.04 घटा दीजिए, यहाँ दशमलव तो यहाँ डबल 0 लिखिए,
10 से 4 गया 6, 9 हो जाएगा, ये 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, ये 9 से 5 गया 46.96%। यही आपका हो जाएगा उत्तर। देखिए 46.96%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं, देखिए दिया है 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20% का छूट दे रहे हैं, यानी कि कमी हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। उसी तरह 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। उसी तरह 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो देखिए छूट दे रहा था 5 से 1 कमी हो जाएगा तो 4, ये 4 से 1 कमी हो जाएगा तो 3, ये 20 से 3 कमी हो जाएगा तो 17। देखिए 5 को 20, 20 में 5 को 20, 20 में 20 से गुणा करें तो 400 आ जाएगा। ठीक, 4 3 12, 12 7 84 4, 80 बचा 8, 12 12 और 8 20, 204। देखिए कितने कमी आ रहा है, 196 की कमी आ रहा है। किस पर कमी आ रहा है, 400 पे। 196 कमी 400 पे, प्रतिशत बनाने 100 से गुणा, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, 4 से काटे, 4 चौको 16, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 9 36, 49% आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। दिया है यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर वर्षों में कितना है। देखिए क्या कर रहा है, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मान लीजिए मैरी की वर्तमान आयु यम है, मैरी की वर्तमान आयु यम है, कर वर्तमान आयु का 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, उसी तरह कर रहा है दिया की वर्तमान आयु के, दिया की वर्तमान आयु डी है, कर दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 5 गुने से 20 और अधिक है, किससे अधिक है, मैरी, मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से अधिक है। अधिक है, कितना अधिक है, तो इसमें माइनस कर देंगे, इससे ये अधिक है इससे जो है ये अधिक है। मैरी, मैरी के वर्तमान आयु का 3 गुना दिया के वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो बराबर में लिखेंगे 20। ठीक, उसी तरह और दिया की वर्तमान आयु, दिया की वर्तमान आयु डी है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मैरी की वर्तमान आयु यम है और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो दिया का वर्तमान आयु डी है, इसका 2 गुना तो 2 हो जाएगा, 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, इसे माइनस करेंगे, बराबर में 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको, ये देखिए 3 का गुणा यम में करेंगे तो 3 यम आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा डी में तो 5 डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 20, ये आ जाएगा मैरी, माइनस 2 का गुणा डी में करें तो 2d आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो देखिए या तो यम को आप बराबर करिए या तो डी को बराबर करिए। मैं यम को बराबर करता हूँ, यहाँ पर ऐसे और ऐसे। अब बराबर करने के लिए क्या कहते हैं, देखिए ये 3 है, ये यम के बगल में 1 छिपा है, तो 3 और 1 का लसा 3 होगा, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। और यम यहाँ पर 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो आप इस सब में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 1 का गुणा करेंगे 3 यम, तो 3 यम आ जाएगा। उसी तरह ये माइनस तो माइनस रहेगा, 1 का गुणा 5 है तो 5 डी आ जाएगा, बराबर 20 का गुणा 1 में करें तो 20 आ जाएगा। उसी तरह 3 का गुणा यम में करेंगे तो 3 यम आ जाएगा, माइनस 3 का गुणा 2 में करें तो 3 दूना 6 आ जाएगा, डी बराबर 3 दूना के 6 हो जाएगा। आप देखिए आप घटा दीजिए, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। देखिए प्लस का 3 यम से माइनस का 3 यम कट जाएगा। देखिए माइनस का 5d और प्लस का 6d कितना हो जाएगा, तो देखिए जब माइनस आ गया तो घटेगा, तो 6 में से 5 गया 1, तो 1d बराबर आई, देखिए 20 प्लस का 6 माइनस का, तो 20 में से 6 गया 14, तो 1d बराबर 14, यानी कि d बराबर क्या गया, 14 आ गया, d बराबर क्या गया 14। क्या करा, तो देखिए हमें d का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना, मैरी और दिया,
तो मैरी का अब हमें आयु निकालना है। ये देखिए ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप दिया का मान रख दीजिए, या समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, दो कहीं पर रखेंगे वो आपका मैरी का आयु निकल जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3m माइनस 5d बराबर 20। तो लिखेंगे 20। 3 यम का मान क्या है, तो देखिए यम का मान नहीं तो हम लोग यम लिख देंगे, क्योंकि यम का मान मैरी का हमें निकालना है 5 गुणे डी का मान कितना है 14, तो लिखेंगे 14 बराबर में 20। तो देखिए 3 का गुणा यम में तो 3m हो जाएगा, माइनस 14 पचे 70 हो जाएगा, बराबर में 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3m माइनस, देखिए 3m बराबर, ये माइनस से 70 इधर जाए तो प्लस से 70 हो जाता है, 20 प्लस 70, तो 3m बराबर 20 और 70 90। तो m बराबर आ जाएगा 90/3। 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 0 तो 0 रहेगा। तो m बराबर आ जाएगा 30, यानी मैरी के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30, और दिया का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 14। तो क्या कर रहा है, मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर। तो मैरी और दिया, तो m फॉर मैरी और d फॉर दिया, इनका अंतर बताएं। तो मैरी का उम्र है 30 साल माइनस, और दिया का उम्र है 14 साल, इन दोनों का अंतर बता दो। 30 में से 14 गया 16 वर्ष। मैरी और दिया के बीच का अंतर, वर्ष का अंतर कितना है 16 वर्ष, और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। दिया है 62 की पावर 3 भागे 62 की पावर 2 गुणे 62 की पावर -13। तो देखिए 62 की पावर 3 भागे 62 की पावर 2 गुणे 62 की पावर -13। तो देखिए ये 62 की पावर 3 है, तो ये भाग में है, तो इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो 62 की पावर 2 और गुणे में 62 की पावर -3। तो देखिए आधार जब बराबर हो, वो भी भाग में, तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो लिखेंगे 62 की पावर 3 - 2 गुणे 62 की पावर -13। अब देखिए 62, 3 में से 2 गया 1 गुणे 62 के पावर -13। देखिए जब आधार बराबर हो गुणा में, तो घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं। आधार जब बराबर हो तो गुणा में, तो घातें क्या होती है, जोड़ती है। तो 62 की पावर 1 प्लस ये क्या है माइनस का 13, तो 62 1 प्लस -13। तो 62 की पावर देखिए 1 -13, तो माइनस आ गया, तो 13 में से 1 गया 12। अब 13 बड़ा कि 1 बड़ा, तो आप कहेंगे 13 बड़ा है, तो 13 के आगे कौन सा निशान है, माइनस। तो माइनस का 62 की पावर -12, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 62 की पावर -12, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। 7 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 10+2 का जो एग्जाम होता है 7 अगस्त 2025 का, वो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई, अगर आपका रिलेशन में या कोई फ्रेंड अगर तैयारी करता हो ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, किसी भी एग्जाम का, आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उसका मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।